Morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be electromagnetic induction and today's topic will be AC generator. आज का जो हमारा टॉपिक है AC जनरेटर, ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद से हम डील करेंगे, इस चैप्टर के एग्जाम्पल आपके सारे हो चुके हैं, इसके बाद से हम डील करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। तो सबसे पहले टॉपिक आपका है AC जनरेटर। होता क्या है AC जनरेटर, वो हम समझते हैं। तो AC जनरेटर होता क्या है, AC जनरेटर है क्या, समझो। जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट डिफिनेशन क्या लिखोगी कि जनरेटर, एसी जनरेटर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन आपने कर दिया कि दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा। क्या लिखोगे कि एसी जनरेटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसी जनरेटर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, और व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ। मैकेनिकल, जहां भी पूरे फिजिक्स में जहां भी टर्म आपका आएगा मैकेनिकल, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी ऑब्जेक्ट को या तो किसी बॉडी को मूव करा रहे हो, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और उस एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब अगर आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसकी वजह से वो मूव कर रहा है, अगर वो बॉडी मूविंग कंडीशन में है, तो आप क्या बोलोगे कि उसको आपने एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी दी? मैकेनिकल एनर्जी दी, यांत्रिक ऊर्जा आपने उसको दी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम से क्लियर है कि कोई वायर आपके पास, कोई सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ड्यू टू द करंट की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। तो बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जनरेटर का काम क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि आप कोई फोर्स लगाओगे, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करोगे, जिसके कारण आपका करंट जनरेट होगा। चलो देखते हैं आगे, ये एसी जनरेटर आपका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसका कंस्ट्रक्शन पे। हम बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, ये किस तरीके से होता है। देखो कंस्ट्रक्शन, इसका दो मैग्नेट लगे होते हैं, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड। ये इस मैग्नेट के बीच में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने रखा एक रेक्टेंगुलर कॉइल। ये एक मैंने यहां पर एक कॉइल को मैंने सेटअप किया, ये मैंने एक कॉइल को इसमें मैंने सेटअप किया, PQRS, मैंने यहां पर एक कॉइल को सेटअप किया। कॉइल का जो पहला टर्मिनल है और ये कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है, यहां पर मैंने दो रिंग्स लगा के रखे हैं। ये जो पहला टर्मिनल है वो इस रिंग के अंदर से होके किसके साथ कनेक्ट है, इस वाले रिंग के साथ, और ये जो दूसरा टर्मिनल है वो इस वाले रिंग के साथ कनेक्ट है। यानी कि फर्स्ट वाला टर्मिनल इस वाले रिंग के साथ, और ये जो दूसरा वाला टर्मिनल इस वाले रिंग के साथ। उसके बाद से रिंग के साथ कनेक्ट है ब्रश, एक ब्रश यहां पर है, एक ब्रश यहां पर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। ये तो या कंस्ट्रक्शन में क्या आपके पास टू मैग्नेट, a rectangular coil will be placed inside in the region of magnetic field। एक आयताकार कुंडली है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, टू रिंग्स एंड टू ब्रशेस। ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, टू मैग्नेट, दो चुंबक दिख रहे हैं, वन रेक्टेंगुलर कॉइल, और क्या दिख रहा है आपको, रिंग्स दिख रहे हैं, ब्रशेस दिख रहे हैं। ये आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, आप लिखोगे कि वी हैव टेकन टू मैग्नेट एंड द रेक्टेंगुलर कॉइल विल बी प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टू रिंग्स आर कनेक्टेड एंड टू ब्रशेस आर कनेक्टेड। ये सब आप लिखोगे इसमें, ठीक है। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। सेकंड, थर्ड बात करते हैं कि ये कौन से प्रिंसिपल पे आपका काम करता है, कौन से सिद्धांत पर आपका ये काम करता है, सिद्धांत। तो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि किसी भी कॉइल का अगर आप फ्लक्स चेंज करते हो तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एंड ड्यू टू द ईएमएफ एक करंट विल बी प्रोड्यूस, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि किसी भी कुंडली में अगर आप फ्लक्स के मान में परिवर्तन करोगे तो ईएमएफ उत्पन्न होगा और उस ईएमएफ के कारण एक धारा उत्पन्न होगी, उस धारा को आप बोलोगे कौन सी धारा? प्रेरित धारा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? फ्लक्स चेंज, ईएमएफ प्रोड्यूस, करंट जनरेट। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। वर्किंग देखते हैं किस तरीके से काम करता है आपका जनरेटर। आपका किस तरीके से काम करता है? वर्किंग आपको इसका प्रिंसिपल तो पता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट जनरेट होगा। चलो वर्किंग इसकी कैसी रहती है वो आप ध्यान से समझना। आप इसको इमेजिन करो कि एक मैग्नेट यहां पर है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट यहां पर है साउथ पोल, ये नॉर्थ और ये साउथ, बीच में मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा है। मान लो कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल समझना, मैं यहां पे इंडिकेट कर देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। आप समझने की कोशिश करना। देखो ये नॉर्थ मैग्नेट, ये साउथ मैग्नेट, बीच में मैंने रखा है रेक्टेंगुलर कॉइल। ये है P, ये है Q, ये है R, ये S, P Q R S, P Q R S। चलो यहां पे आपने इस तरीके से रखा है, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है। अब ये कॉइल का जो पहला टर्मिनल है ये, और ये कॉइल का दूसरा टर्मिनल, यहां पे रिंग्स हैं। ठीक है, और यहां पे देखो ये जो कॉइल का मतलब क्या हुआ? कॉइल का मतलब क्या हुआ? ये एक वायर है आपके पास, इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर आपने वायर फ्रेम किया है। इस वायर का पहला टर्मिनल ये है और इस वायर का दूसरा टर्मिनल ये है। पहला टर्मिनल इस वाले रिंग के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल इस वाले रिंग के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट वाला टर्मिनल इसके साथ, सेकेंड वाला टर्मिनल इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन है। चलो होता क्या है, प्रिंसिपल इसका काम किस तरीके से करता है? आपने इसको यहां से रोटेट किया। आपने जनरेटर देखा होगा, पहले जो जनरेटर रहता था आप उसमें हैंडल लगाते थे, हैंडल लगा के आप उसको इस तरीके से घुमाते थे। जब आप उसको इस तरीके से रोटेट करते थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको मैकेनिकल एनर्जी दी। मैकेनिकल एनर्जी के कारण आपके घर में पावर आता था, मतलब कि वो जो मैकेनिकल एनर्जी आपने दी वह कन्वर्ट हो गई किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो आप रोटेट करते हो वो क्या रोटेट करते थे आपने क्या किया, यहां से किसी भी एक्सटर्नल के थ्रू आपने इस कॉइल को रोटेट किया। कॉइल को रोटेट करने से क्या होगा? कॉइल को आपने रोटेट किया। मुझे आप ये बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स आपका चेंज कब होगा? या तो आप बी चेंज करो, या तो आप ए चेंज करो, या तो थीटा चेंज करो। थीटा क्या है? थीटा आपका ए एंड बी के बीच का एंगल है। थीटा क्या आपका ए और बी के बीच का एंगल है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर कॉइल इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका एरिया कहां पर होगा? एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, इसका एरिया ये हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है, ये तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। अब आपने अभी देखो ए और बी के बीच में एंगल कितना? 0 है। अभी आपने इसको रोटेट किया, ये तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो कॉइल विल बी मूविंग। कॉइल अगर आपका मूव करेगा तो इसका एरिया धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले एरिया ये था, जैसे जैसे कॉइल मूव करेगा एरिया की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अब अगर एरिया चेंज होगा तो ए और बी के बीच में जो एंगल मिल रहा है वो भी आपका चेंज होना चाहिए। अब अगर एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और अगर इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होगी। दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट।
बात समझ में आई कुछ? आपने किया क्या, आपने यहां से इसको रोटेट किया, मतलब आपने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी। रोटेट करने से क्या फर्क पड़ा, रोटेट करने से इसका एरिया चेंज हो रहा है। अगर एरिया चेंज हुआ तो ए और बी के बीच में जो एंगल मिल रहा है वो चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण यहां पर एक करंट जनरेट हो गया इस कॉइल में। उस करंट को आपने बोल दिया कौन से करंट, इंड्यूस्ड करंट। ये बताओ, आपने रोटेट किया, मैकेनिकल एनर्जी, करंट मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हुआ, जब आप, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, जब आपने इस कॉइल को रोटेट किया, कॉइल को रोटेट करने से क्या हुआ, थीटा विल बी चेंज, थीटा बदला। थीटा अगर आपका चेंज हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, ड्यू टू थीटा चेंज फ्लक्स भी क्या हो गया, बदल गया। फ्लक्स अगर आपका बदला तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस, और जैसे ही ईएमएफ उत्पन्न होगा तो एक करंट जनरेट होगी, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। कॉइल को रोटेट करने का मतलब कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, करंट जनरेट होने का मतलब कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। अब एक बात आप समझना कि यहां पर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है वो हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ईएमएफ निकालते हैं, चलो। ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी अपॉन डी टी एंड फाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ई इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, थीटा की जगह पर बी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पर चाहो तो आप ये लिख सकते हो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर थीटा आपका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कॉइल आपका सर्कुलर मूव कर रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा लोगे, एंगुलर। कॉइल आपका इस तरीके से, एंगल कितना, 0, ये हो गया 10 डिग्री, 20, 30, 40, 90, इस तरीके से एंगल क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मूव करता है तो उसके अंदर कौन सी वेलोसिटी आती है, एंगुलर। तो थीटा हमारा क्या है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, और ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ठीक है। तो थीटा की जगह पे चाहो तो ये लिख सकते हो, तो मैंने यहां पे लिखा है ई इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। ये तो हो गई बात फ्लक्स, अगर फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा अगर सिंगल टर्न है तो, अगर यहां पर इस वाले कॉइल में एन टर्न्स हैं तो एक फ्लक्स, एक टर्न होगा तो बी ए, 2 टर्न होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 टर्न होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, अगर एन टर्न होगा तो यहां पर एन से मल्टीप्लाई। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर एन टर्न, अगर यहां पर एन टर्न्स होंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा की जगह पर ओमेगा टी। चलो, E इज इक्वल टू एन बी ए कॉन्स्टेंट है तो माइनस एन बी ए विल बी कॉन्स्टेंट, और ये बाहर हो गया डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। कॉस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो E इक्वल टू माइनस एन बी ए, ये कॉस थीटा, इसको अगर आप देखो ये कॉस टी है, आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या है ओमेगा टी, तो पहले आपने इसको टी मान लिया तो कॉस टी का डिफरेंशिएट माइनस साइन टी इनटू जिसको आपने टी सपोज किया है उसको एक बार आप और डिफरेंशिएट करते हो, इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। यहां से ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा बाहर, टी का डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में कितना 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा E इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एन बी ए, ओमेगा आपका बाहर, ओमेगा
साइन ओमेगा टी। आपने देखा कि इस कॉइल के अंदर जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला कितना, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये EMF है। मुझे अभी बताओ ये EMF आपका कांस्टेंट है कि पीरियोडिक है? ये जो इस कॉइल के अंदर जो EMF जनरेट हो रहा है वह EMF आपका कांस्टेंट EMF है कि उस EMF की वैल्यू लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या देखा कि EMF आपका साइन के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और साइन का फंक्शन क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है, पीरियोडिक होता है। अब अगर साइन का फंक्शन पीरियोडिक है, साइन का फंक्शन वेरिएबल है, तो ये जो EMF होगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, कॉन्टिन्यूअस क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर समझ में आपको आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चल जस्ट ए सेकेंड, साफ ही नहीं हो रहा इससे। ठीक है, तो ये तो हो गया है आपका। अभी समझो EMF कितना होगा। EMF अभी आपने निकाला कितना, फ्लक्स कितना था, तो फ्लक्स कितना था, फाइजिकल टू BA cos ओमेगा टी, थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिख दिया। EMF कितना आया, EMF आपका आया NBA cos ओमेगा टी। सिंगल टर्न के लिए फ्लक्स अगर n टर्न होगा तो यहां पर n से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये फ्लक्स है और ये EMF है, ये फ्लक्स है और EMF है। तो अगर आप देखो तो फ्लक्स आपका कॉस के फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, EMF जो है वो आपका, सॉरी ये साइन था, एक मिनट, EMF जो है वो आपका साइन के फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जो फ्लक्स है वो आपका कॉस के फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, यहां पर ओमेगा भी था, एक मिनट इसको मैं पूरा लिख देता हूं, NBA ओमेगा। अभी मुझे अभी बताओ यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम EMF कितना होगा। तो फॉर मैक्सिमम EMF, ये तो मैक्सिमम EMF कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए अगर मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम EMF साइन शुड बी मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। तो अगर मैं इसकी जगह पे 1 लिखता हूं तो EMF हमारा हो जाएगा मैक्सिमम, तो E मैक्स इज इक्वल टू NBA ओमेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये EMF का फॉर्मूला था, मुझे मैक्सिमम EMF चाहिए था कि महत्तम वैद्युत वाहक बल कितना होगा। तो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। तो इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया, तो ये आपका आ गया मैक्सिमम EMF। तो इस वाले क्वेश्चन को चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा की जगह पर मैं E मैक्सिमम लिख सकता हूं इनटू साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला आपके पास EMF आ गया है, E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, ये EMF का फॉर्मूला। और EM की वैल्यू कितनी है, NBA ओमेगा, व्हाट इज द EMF, मैक्सिमम EMF। फ्लक्स कितना आपका, NBA cos ओमेगा टी। समझ में आया आपको? एक डायग्राम में आपको बना के समझाता हूं किस तरीके से ये आपका वर्क कर रहा है। मान लो फर्स्ट केस में समझने की कोशिश करना। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको अगर आपने लिख लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं यहां से बनाता हूं। देखो पहले केस में मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले केस में समझो आप। फर्स्ट वाले केस में कॉइल आपका इस तरीके से है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, या तो P Q R S। ये नॉर्थ मैग्नेट है, ये साउथ मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से। क्लियर है? ये पहले कंडीशन में। इस कंडीशन में A और B के बीच का एंगल कितना,
ए इधर है, बी भी इधर है, तो एंगल कितना 0। अब ये धीरे 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 टर्न होके मैंने यहाँ से रोटेट करना शुरू किया, ये कॉइल आपका इस तरीके से हो गया। जैसे ही कॉइल इस तरीके से होता है तो एरिया कहाँ पे गया, एरिया आपका गया कहाँ पर, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो ये है बी, ये है ए, एंगल कितना 90। तो अभी एंगल कितना था 0, अभी एंगल कितना हुआ 90। फिर कॉइल को मैंने रोटेट करके मैंने ऐसा कर दिया, ये बताओ, तो ए इधर चला गया, बी इधर है, एंगल कितना 180। फिर मैंने इस तरीके से किया तो ए कहाँ गया नीचे, बी कहाँ पर है इधर, तो एंगल कितना 270। फिर आपका इस तरीके से गया तो अभी ए इधर था, बी इधर था, तो पूरा एंगल कितना 360। यानी कि देखो आप जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है फ्लक्स भी आपका चेंज हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, समझो अब, ये मैग्नेट नॉर्थ, ये मैग्नेट साउथ, स्टार्टिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ साउथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड। अभी स्टार्टिंग में कॉइल को आपने किस तरीके से रखा है वो समझो। तो मैं प्रॉपर ये बन नहीं पा रहा है, ये P, ये Q, ये R, ये S। इसका मतलब आप समझ में आपको आ रहा है कि ये किस तरीके से कॉइल रखा है, यानी कि कॉइल को आपने इस तरीके से रखा तो इसका एरिया कहाँ पे जाएगा, एरिया आपका जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। यानी कि कॉइल को आपने इस तरीके से रखा है, इस तरीके से आपने कॉइल को रखा है, ठीक है। आप इसको नॉर्थ मानो, क्यों, वरना आप कंफ्यूज होने लगोगे। जिस तरीके से मैंने बताया था इसको नॉर्थ मानो आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये साउथ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सीधी सी बात है। वरना आप कंफ्यूज जाओगे। तो मैंने ये नॉर्थ लिया था, ये साउथ लिया था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर। तो ये स्टार्टिंग की कंडीशन, ये जो सिचुएशन है ना वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पी क्यू आर एस, ये स्टार्टिंग की कंडीशन है, यानी कॉइल इस तरीके से है। ये बताओ तो इस कंडीशन में एरिया कहाँ पर है, एरिया ये बी भी इधर है, तो एंगल कितना 0। यानी कि इस केस में एरिया आपका है ये, बी भी आपका उसी डायरेक्शन में है, ये एरिया और ये बी दोनों के बीच में कितना एंगल 0 एंगल, ठीक है। अब ये जो अब ध्यान देना, ये पी क्यू आर एस, ये था पी क्यू आर एस। अब इस कॉइल को मैंने रोटेट करके मैंने इस तरीके से कर दिया। ये तो अब कॉइल को अगर मैंने रोटेट करके इस तरीके से कर दिया तो एरिया कहाँ गया, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वहीं पे है। मैग्नेटिक फील्ड के देखो, ये बार बार मैं मैग्नेट को नहीं बना रहा हूँ, ये पहला केस है। दूसरे केस में क्या होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड वही है। ये जो कॉइल आपका इस तरीके से था, उस कॉइल को मैंने रोटेट करके मैंने इस तरीके से कर दिया। ये देखो, तो ये हो जाएगा P Q R S। पहले ये था P, ये था Q, ये था R, ये था S। अब मैंने इस तरीके से कर दिया तो ये P Q R S, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका एरिया कहाँ पर है, इसका एरिया कहाँ पर आपको पता है, इसका एरिया कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, बी आपका है इस साइड में, यानी एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री। फिर ये जो कॉइल था पहले इस तरीके से था, सेकंड सिचुएशन, ये तीसरी सिचुएशन। ये तो तीसरी सिचुएशन में पी क्यू नीचे चला गया और आर एस कहाँ पे आ गया, ऊपर की तरफ। एरिया इसका हो गया इस साइड में। तीसरी सिचुएशन में क्या हुआ, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। तीसरी सिचुएशन में क्या है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कॉइल आपका इस तरीके से था, पी क्यू यहां पर ऊपर है, अभी पी क्यू कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ, और आर एस कहां पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ। यानी कि तीसरी सिचुएशन में क्या हो गया, पी क्यू यहां पर ऊपर था ना, तो यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा आपका आर एस, और ये आपका हो जाएगा क्यू पी। ये तीसरी कंडीशन। यहां पर एरिया कहां पे चला गया, ये हो गया एरिया, और ये है क्या
बी। यहां पर एंगल कितना 180। आपको डायग्राम में क्लियर समझ नहीं आएगा, आपको इमेजिन ही आपको करना पड़ेगा। ये पहले ये था ए, ये था बी, एंगल 0, फिर इस तरीके से हो गया कॉइल, ये हो गया एरिया, ये हो गया बी, एंगल 90, फिर इस तरीके से हो गया, यानी कि पहले पी क्यू ये था, अभी पी क्यू देखो नीचे चला गया और एरिया चला गया इधर, ये हो गया बी, एंगल कितना 180, देखो पी क्यू नीचे चला गया, ये ऊपर वाला टर्मिनल है। अब इसके बाद से क्या हो गया, ये पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन, अब चौथी सिचुएशन। अब मैंने क्या किया, पहले ये 0 पे 90, 0, 90, 180, अब 270। अब कॉइल इधर, ये बता तो पी क्यू यहां पर आ जाएगा। फोर्थ सिचुएशन में पी क्यू इस साइड में था, तो अभी पी क्यू कहां पे आ जाएगा, इस साइड, और आरियस हमारा आ जाएगा इस साइड। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पी क्यू आपका इस साइड में था तो पी क्यू हो जाएगा इस साइड में, तो पी क्यू ये हो जाएगा आर एंड एस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे थीटा कितना 270। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, इसका काम नहीं है। लास्ट सिचुएशन क्या है, 0, 90, 180, 270, 360। 360 का मतलब क्या हुआ कि कॉइल जैसे पहले था वैसे ही फिर से हो गया। अब कॉइल जैसे पहले था वैसे ही फिर से हो गया, यानी ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को फिर से आपने रोटेट करके जैसे पहले था कॉइल आपने उस तरीके से कर दिया, तो P Q R S, और यहां भी एंगल फिर से कितना हो गया 360। पहले 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। इस तरीके से आपका एंगल वेरी कर रहा है। मुझे आप ये बताओ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ये टोटल हमारे पास ये 5 कंडीशन है। कॉइल किस तरीके से रोटेट कर रहा है आपको वो समझ में आ गया। चल ये अब मुझे ग्राफ एक बनाना है। मुझे आप ग्राफ बताओ, ईएमएफ का फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फ्लक्स हमारा है NBA cos ओमेगा t। ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला है NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। अगर एंगल 0 है, ये बताओ अगर एंगल 0 यानी कि cos की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स कितना होगा, cos 0 मैक्सिमम। अगर हमारा ईएमएफ में अगर ये एंगल 0 है तो ईएमएफ कितना होगा 0। तो मैंने यहां पर 2 ग्राफ बनाए। एक मैंने ग्राफ बनाया फ्लक्स का, टाइम थीटा या तो ओमेगा टी, और ये फ्लक्स। और यहीं पर मैंने बनाया ईएमएफ का ग्राफ। थोड़ा उसे ऊपर कर देते हैं इसको। थीटा या तो ओमेगा टी, और यहीं पर मैंने बना दिया किसका ग्राफ, ईएमएफ का। थीटा या तो ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ईएमएफ। चलो ये सेंटर पे फ्लक्स कितना 0। फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, फटाफट मुझे बताओ, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताओ। फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो फ्लक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा NBA। तो यहां पर फ्लक्स आपका 0 होगा। मैक्सिमम फ्लक्स कहां पर होगा NBA, यानी यहां पर कहीं पर, ये कितना NBA। मिनिमम फ्लक्स कितना होगा, ये तो मिनिमम कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब अगर मैं इसको -1 करता हूं तो ये हो जाएगा -NBA, यानी कहां पर होगा, यहां पर कहीं पे होगा -NBA। ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो NBA ओमेगा, तो यहां पर होगा प्लस में NBA ओमेगा। मिनिमम
ईएमएफ कितना, तो मिनिमम के लिए साइन की मिनिमम वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1 यानी नीचे चला जाएगा, यानी कितना -NBA ओमेगा। चलो अभी मैं फटाफट डायग्राम बनाऊं। ये बताओ अगर एंगल 0 है, अगर एंगल 0 का, तो ये बताओ ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस के फंक्शन के ऊपर, और ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन के फंक्शन के ऊपर। तो अगर अब यानी कि जो फ्लक्स का जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा कॉस का, और जो ईएमएफ का जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, साइन का ग्राफ बनेगा। तो चाहो तो अब इसको डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, ईएमएफ का ग्राफ किसका बनेगा, साइन का ग्राफ बनेगा। चलो 0, 90 पे वैल्यू मैक्सिमम, 180 पे फिर से 0, 270 पे माइनस में, ये हो गया। कॉस का ग्राफ बनाओ, तो कॉस का ग्राफ आपका यहां पर मैक्सिमम, ये होगा कॉस में 0 पे मैक्सिमम होता है, फिर 90 पे 0 हो जाएगा, फिर 180 पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा किसका, इसका। ठीक है, देखो कुछ सोचना नहीं आपको, फ्लक्स का जो ग्राफ है वो कॉस का ग्राफ है, तो कॉस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ईएमएफ आपका साइन का ग्राफ है तो साइन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। मेरा कहने का मतलब ये था, ये बताओ ये एंगल कितना होगा 0, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना होगा 180, ये एंगल कितना होगा 270, ये एंगल कितना होगा 360। सेम कंडीशन यहाँ भी, ये एंगल कितना 90, ये एंगल 180, ये एंगल 270, ये एंगल 360। आप ये देखो कि जब फ्लक्स आपका मैक्सिमम है तो ईएमएफ 0 है, और जब फ्लक्स आपका 0 है तो ईएमएफ मैक्सिमम है। फ्लक्स मैक्सिमम ईएमएफ 0, फ्लक्स 0 ईएमएफ मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम ईएमएफ 0। ईएमएफ की वैल्यू देखो तो ईएमएफ आपका वेरिएट कर रहा है। ईएमएफ मैक्सिमम ईएमएफ कितना है NBA ओमेगा, मिनिमम ईएमएफ कितना है -NBA ओमेगा। मतलब कि जो ईएमएफ है वह आपका वेरिएट कर रहा है NBA ओमेगा से -NBA ओमेगा। यानी कि पहले साइकिल में ईएमएफ प्लस में है, दूसरे में ईएमएफ माइनस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉइल आपके पास होगा, अब ये आप इसको ध्यान से समझना, ये जो कॉइल आपके पास है जब ये हाफ साइकिल करेगा, यानी कि कॉइल अभी इधर है, ये PQRS, इसको आपने हाफ रोटेशन कराया, ये कॉइल को आपने हाफ रोटेशन कराया इस तरीके से, कॉइल आपका हाफ रोटेशन हो गया। जब ये कॉइल आपका हाफ रोटेशन जब ये कर लिया, हाफ रोटेशन के बाद हाफ रोटेशन पे यहाँ पर कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट हुआ होगा, उसकी कुछ ना कुछ उस ईएमएफ के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट जनरेट हुई होगी, उस करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। ये पहला हाफ रोटेशन। फिर जब ये दूसरा हाफ रोटेशन करेगा तो उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसके अंदर जो करंट जनरेट होगा उसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब कि इस पूरे कॉइल के एक रोटेशन में हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो रही है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस कॉइल के अंदर जो करंट जनरेट होती है उस करंट को हमने नाम दिया AC करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती यानी आवर्ती, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जिसकी वैल्यू एक ऐसी करंट जिसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप इसको अगर प्रैक्टिकली समझना चाहो ना तो भी आप समझ सकते हो। जैसे ये P था, ये Q था, ये R था, ये S था। अगर जब आप, अब बात समझना, मैं किस तरीके से बोल रहा हूं आपको, जब आप इस कॉइल को नीचे की तरफ लेके जाओगे, आपको बताना है कि इस कॉइल के अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट हो रही है। बताओ तो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो आप, राइट हैंड रूल का यूज करते हो, राइट हैंड रूल का यूज करते हो। और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हो। मुझे बताना है कि PQ, मैं किसी भी एक टर्मिनल को लेके चलो, PQ में कौन सी डायरेक्शन में करंट जनरेट होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बताओ मुझे इस वाले में कौन सी डायरेक्शन में करंट जनरेट होगी। मैंने इसको यहाँ से घुमाना शुरू किया, ये तो जब इसको घुमाना शुरू करोगे तो इसके ऊपर आप फोर्स कहाँ पे लगा रहे हो, ये कॉइल कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। आपने इसको कहाँ किया, नीचे की तरफ। फोर्स आपने कहाँ लगाया, नीचे की तरफ। ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो फोर्स आपने कहाँ लगाया, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ पर है, इस साइड में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आपका, इस साइड। तो फोर्स आपने लगाया नीचे, फोर्स आपने लगाया नीचे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो फोर्स आपने लगाया नीचे की साइड में, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर कहाँ गया, पीछे की साइड में। मिडिल फिंगर कहाँ गया, पीछे की साइड में। मतलब क्या हुआ कि ये जो है PQ, इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट हुई, पीछे की साइड में। बात समझ आई। ये पहली सिचुएशन अगर आपका इस तरीके से था तब। हाफ रोटेशन के बाद ये बताओ, जब ये कॉइल आपका इस तरीके से हो गया तो अब इसके बाद जब आप इसको घुमाओगे तो जब आप इसको मान लो कि ये कॉइल है, ये हाफ रोटेशन हो गया। इसके बाद से जब आप इसको घुमाओगे, ये बताओ जब आप इसके बाद से घुमाओगे तो ये PQ था, पहले PQ ऊपर था, घुमाना आपने शुरू किया तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो करंट कहाँ पे आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है। पहली बात, पहली सिचुएशन में। अब हाफ सर्कुलेशन बाद ये हाफ हो गया, हाफ के बाद से PQ कहाँ पर है, नीचे है। जब अभी आप इसको घुमाओगे तो आप इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी कि अभी इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। समझो फोर्स लगा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड में। ये बताओ मिडिल फिंगर कहाँ पे आया, आगे की तरफ। मतलब कि अगर PQ नीचे है तो इसमें करंट कहाँ पे जा रहा है, आगे की तरफ। और अगर ये PQ ऊपर है तो करंट कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ। बात समझ में आ रही है। तो पहले करंट पीछे, फिर करंट आगे, फिर करंट पीछे, फिर करंट आगे। यानी कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो लगातार आपकी चेंज हो रही है। तो इसलिए हम इसको कौन से करंट बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। बड़े बड़े जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट होता है, वहां पे कई जगह पे आपने देखा होगा कि ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड्स। वहां पे वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल होता है। तो उस वाटरफॉल के कारण वाटर आपका डायरेक्ट उस ब्लेड पे गिरता है, उसको बोलते हैं टरबाइन। जब आपका वाटर टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन आपका रोटेट करता है और उस टरबाइन से आपका कनेक्ट होता है कॉइल। कॉइल आपका घूमता है, कॉइल घूमने के कारण फ्लक्स चेंज होता है तो करंट जनरेट होती है। उस करंट को हम बोलते हैं AC करंट। तो ड्यू टू वाटर, वाटर के कारण अगर हम मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। कहीं भी आपने देखा होगा स्टीम की वजह से, भाप की वजह से आप टरबाइन को रोटेट करते हो। यहां से स्टीम डालो, टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा तो उसके पीछे आपने कॉइल लगा दिया, कॉइल घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा तो EMF प्रोड्यूस होगा। तो ड्यू टू द स्टीम, अगर आप स्टीम के कारण अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ये आपका आगे आएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू। जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो। दिसंबर तक 100% आपका 12th का पूरा सिलेबस मैं यूट्यूब पे वीडियो आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है। दिसंबर तक पूरा का पूरा आपका फुल आपका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो आपके बाहर के हो, किसी भी स्टेट से हो, या तो सूरत के हो या तो किसी भी स्टेट से हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।